देखिए इस लेक्चर में हम सीखेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में। हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एस कोई अगर हमें सेट दिया है, किस तरीके का सेट दिया है, मान लेते हैं उसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू एन सॉन अल्फ़ा n टाइप के इतने एलिमेंट हैं। तो ये ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, जब वो दो कंडीशन को रखेगा, अल्फ़ा i अल्फ़ा j इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन i नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब i और j डिफरेंट हैं, प्रत्येक वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा वहाँ उस सेट का। दूसरा, हर वेक्टर की नॉर्म क्या होगी, नॉर्म ऑफ ईच अल्फ़ा i इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा का पूरा सेट आप जानते हैं कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाता है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए, कोई भी फाइनाइट सेट दिया है आपको, अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा m इज ऑर्थोनॉर्मल इफ अल्फ़ा i अल्फ़ा j का नोट को उसने डिनोट कर दिया है डेल्टा i j से। इस डेल्टा i j की वैल्यू 2 होगी, i और j बराबर हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, i और j डिफरेंट हो गए तो 0 हो जाएगा ये। तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर ऑर्थोगोनलिटी भी आ गई और नॉर्म भी 1 आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्या कह देंगे, ऑर्थोनॉर्मल कह देंगे, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें जो पहला है देखिएगा, पहला स्टेटमेंट ये जो है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। ये क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट के एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रहा है शायद। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट की एग्जिस्टेंस, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस V विच इज नॉट इक्वल टू जीरो स्पेस के इक्वल ना हो, ध्यान दीजिएगा, पजेस एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर जीरो स्पेस का मतलब, जीरो स्पेस क्या होता है हम पहले वेक्टर स्पेस में पढ़ चुके हैं। तो ये कहता है कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर वो आपका जीरो स्पेस नहीं है, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को रखेगा। जैसे प्रूव करके अगर मैं आपको इसको बताऊं, मान लेता हूं मैं एक अल्फा वेक्टर जो कि नॉन जीरो वेक्टर लेता हूं, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, किसका, IPS V में से उठाता हूं, वेक्टर स्पेस V में से। तो ये नॉन जीरो है, तो आप जान रहे होंगे इसका नॉर्म भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉर्म क्या होता है, नॉर्म आप जानते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा। और इनर प्रोडक्ट भी आप जानते हैं, अगर अल्फा आपका क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास A1 A2 अप टू एन ऑन AN है, तो अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, A1 बार प्लस A2 बार प्लस अप टू एन ऑन AN बार होता है। ये इनर प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो नॉर्म क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो वेक्टर का नॉर्म भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। नॉर्म एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इस सेट को देखते हैं हम, देखिए अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा, ये क्या है, ए अल्फा टाइप का एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ही होगा ये, नॉर्म स्केलर आएगा, अल्फा से ऑपरेट करोगे वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंटेनिंग ओनली वन वेक्टर। किसको, केवल एक सेट मैंने कंसिडर किया इस तरीके का, जिसके अंदर केवल एक वेक्टर है। तो ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। यहाँ क्या कह रहा है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज नॉट इक्वल टू जीरो स्पेस पजेज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट को पजेज करेगा वो कहता है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, एक सिंगल वेक्टर लेके भी चेक करके बता देता हूँ मैं कि आपका अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। कैसे होगा ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसका मतलब इसकी नॉर्म कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी। नॉर्म क्या होती है, ऊपर लिखा मैंने, अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा, वेक्टर मेरा ये है, ध्यान दीजिएगा, कॉमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 ले आया तो मैं कह दूंगा इसकी नॉर्म 1 है। क्या कह दूंगा मैं, इसकी नॉर्म क्या है, 1 है। ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात बोल रहा था ये, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसकी नॉर्म हम निकालें तो नॉर्म कितनी आएगी, स्केलर प्रॉपर्टी, वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसमें से अल्फा को बाहर लिया जा सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, ए अल्फा है ना, ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ध्यान दीजिएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा
इज इक्वल टू क्या होता है ए ऑफ एल्फा कॉमा गामा। बी तो जीरो है तो ये प्लस वाला आया ही नहीं, ए क्या है यहाँ पे 1 अपॉन नॉर्म एल्फा। तो अंदर क्या बचा आपका एल्फा कॉमा क्या बचेगा आपके पास नॉर्म ऑफ एल्फा, एल्फा कॉमा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा इंटू एल्फा। फिर वो बार वाली प्रॉपर्टी लगाइए, आपको पता है ये क्या होता है नॉर्म ऑफ एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एल्फा आएगा ना, वो फिर बाहर आ जाएगा नॉर्म ऑफ एल्फा और अंदर क्या बचेगा अगेन एल्फा कॉमा एल्फा। तो ये कट के क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू क्या होता है ये नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर तो हुआ है, नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर अपॉन अगेन नीचे भी क्या बच गया नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर, तो कट के 1 आ गया। ठीक है, तो ये सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर था, सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर था, ये ऑर्थोनॉर्मल हो गया। देखिए उसकी नॉर्म क्या आ गई 1 आ गई, सिंगलटन नॉन जीरो। अब आप कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल के लिए तो एल्फा आई एल्फा जे भी होता है, ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए। वो तो तब होना चाहिए ऑर्थोगोनल जब डिफरेंट होंगे ना, यहाँ तो एक सिंगल वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस होगी किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरम्स को, हम समझते हैं आगे, थ्योरम समझते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको पढ़ते हैं। थ्योरम क्या कह रही देखिएगा, पहले इसका स्टेटमेंट आगे यूज भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहना चाह रही थ्योरम, इफ एस इज इक्वल टू एल्फा 1 टू एल्फा एम इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब हम ये तो पढ़ चुके हैं ना ऑर्थोनॉर्मल सेट किसे कहते हैं। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है इन वी एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, बीटा वी का मेंबर है, देन गामा हमने इस तरीके का एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है। वेक्टर याद भी रखना पड़ेगा आपको, गामा क्या है, ये वेक्टर देखिए ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये जो चीज़ है ना ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इन ऑर्थोनॉर्मल सेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। वेक्टर ही मिलेगा क्योंकि ये क्वांटिटी तो आपकी स्केलर आएगी, अल्फा से ऑपरेट करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर मिलेगा। और बीटा वी में से उठा रखा आपने, बीटा में से उसी के इनके लीनियर इसी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो इन वेक्टर के घटा के एक नया वेक्टर बना दिया गया है। ठीक है, इज ऑर्थोनॉर्मल टू इज, ये जो गामा होगा ना प्रत्येक इस सेट के प्रत्येक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनलिटी को शो करेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली टू सब स्पेस स्पान्ड बाय एस। दो स्टेटमेंट प्रूव करने हैं मैंने इसमें। क्या है सब स्पेस स्पान का मतलब, अगर कोई वेक्टर आप एल एस से उठाते हैं तो वो भी इस प्रॉपर्टी को रखेगा। मान लेते हैं एक, उसको हम बाद में करेंगे ये वाले पार्ट को। सब स्पेस स्पान्ड का मतलब क्या होता है, सब स्पेस स्पान्ड बाय एस का मतलब जनरेटेड सेट। ठीक है, उसको बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं इस वाले पार्ट को इसके। ठीक है, क्या दिया गया है हमें, एस कोई सेट दिया गया है। एस कैसा सेट दिया गया है ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर एल्फा 1 कॉमा एल्फा 2 कॉमा एल्फा 3 अप टू एन सोन क्या है एल्फा एम वेक्टर्स हैं। और ये कैसा सेट है, ऑर्थोनॉर्मल है। ध्यान दीजिएगा ये कैसा है, ऑर्थोनॉर्मल है ये बोलता है। और ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, अगर मैं इसके डेल्टा आई जे की बात करूं तो डेल्टा आई जे की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा आई जे का मतलब क्या होगा एल्फा आई कॉमा एल्फा जे, इसको डेल्टा आई जे कहेंगे हम। दिस इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, इसकी वैल्यू 1 होगी जब आई बराबर जे होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी भी आ गई और ऑर्थोनॉर्मलिटी भी आ गई, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट इसे कहते हैं। अब मैंने क्या लिया, ये वेक्टर मुझे दे रखे हैं। वेक्टर कैसे दे रखे हैं, अगर मैं एक, अब इसको प्रूफ बताता हूँ मैं आपको, प्रूफ देखिएगा। फॉर ऑल के, सारे के जो कि क्या है 1 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि एम तक दिए हैं, ध्यान दीजिएगा के। तो गामा कॉमा एल्फा के, मुझे क्या दिखाना है, सारे के जो कि 1 से m तक कोई भी लोगे इस गामा के साथ ऑर्थोगोनल होंगे, यही तो दिखाना है। इसका मतलब इनका जो ये इनर प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए, इनर प्रोडक्ट ही तो है, 0 आना चाहिए। तो अब प्रूव करके देखते हैं इसको, देखो क्या मिलेगा। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, पहला पार्ट कर रहा हूँ इसका मैं प्रूव है। तो गामा तो मुझे क्या दे रखा है, बीटा माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू m बीटा कॉमा एल्फा आई, बीटा कॉमा एल्फा आई कॉमा एल्फा के। ठीक है,
तो मैं पहले इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाना बताता हूँ आपको। बीटा माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m बीटा कॉमा एल्फा आई। एल्फा आई सर एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना खाली इतना, ये स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि हम इनर प्रोडक्ट में पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही वेक्टर का बन जाएगा तो स्केलर का एलिमेंट मिल जाएगा। स्केलर को जोड़ोगे उसका लीनियर, उनको जोड़ोगे 10 स्केलर को जोड़ो तो स्केलर ही मिलेगा ना। स्केलर को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इस तरीके का है। इसको 1 लो, ये ए है, ये बी है ना। ए एल्फा प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ रखी है एक्चुअल में। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी बीटा कॉमा गामा के। तो यहाँ से क्या आएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1a इंटू बीटा कॉमा एल्फा के ये होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ बी आएगा बाहर से ना, आई बराबर 1 से लेके m तक, इसको बीटा कॉमा एल्फा आई, और अंदर क्या बच जाएगा, एल्फा आई कॉमा एल्फा के। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ए हो गया मेरे पास, ए एल्फा प्लस ये बी हो गया, और ये बीटा हो गया, कॉमा गामा हो गया ये। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं उसको अब डायरेक्ट लिख लूँगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कि ये वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है देखिएगा, देखिए क्या मिलेगा है, दिस इज इक्वल टू बीटा कॉमा एल्फा के माइनस का समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m बीटा कॉमा एल्फा आई, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, एल्फा आई कॉमा एल्फा के, ठीक है। एल्फा आई कॉमा एल्फा के, यही तो बचेगा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। 2 बार लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के हमने एक ही बार लगाई, सॉरी 2 बार लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के इतना हो गया बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा किससे हुआ है, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, पूरा लिखेंगे इसको, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ, ठीक। कहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस में लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने लगा दी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी सर, ये मिलेगी बीटा कॉमा एल्फा के माइनस, ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m बीटा कॉमा एल्फा आई, और ये डेल्टा आई के मिल जाएगा, डेल्टा आई के मिल जाएगा, ठीक। तो और सेट हमें क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, सेट हमें क्या दे रखा है, ऑर्थो नॉर्मल दिया है वो, ये जो आप डेल्टा आई के जिसको लिख रहे हैं ना, ये ऑर्थो नॉर्मल दिया है। तो इसमें एल्फा आई कॉमा एल्फा के की वैल्यू 0 होगी जब आई नॉट इक्वल टू के होगा, और 1 हो जाएगी जब आई इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे वैल्यू 0 बचेंगी, केवल के वाला वेक्टर इसमें से बचेगा आपका, और वो के वाला और ये इसको तो 1 दे देगा। और यहाँ से भी आपका जब इस कॉम्बिनेशन को आप खोल रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी तो वही है, बीटा कॉमा एल्फा आई भी आएगा। ये बीटा कॉमा एल्फा आई में से भी आपको केवल और केवल वही मिलेगा जब ये पोर्शन आपके पास क्या मिल जाए, डेल्टा आई के की वैल्यू, क्योंकि 0 हो जानी है, डेल्टा आई के की वैल्यू सब में 0 हो जानी है, केवल एक के लिए बचनी हो। तो यहाँ से आपके पास केवल और केवल जो वेक्टर बचता है सर, वो क्या बचता है, ये बचा, और यहाँ से भी क्या बचा, केवल और केवल, इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपको करा चुका हूँ मैं पहले कैसे होगा करके। आप पीछे के लेक्चर देखिए, उसमें ढंग से करा रखा है मैंने। 0 वेक्टर माइनस 0, सॉरी 0 स्केलर आएगा ना, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखिए, गामा जो है एल्फा के कहाँ से कहाँ तक ले रखे हैं आपने, 0 दे रहा है, के कहाँ से 1 से लेके m तक ले रखे हैं, प्रत्येक 1 से m के लिए वैल्यू 0 दे रहा है। तो आप कह सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, ऑर्थोगोनल, गामा इज ऑर्थोगोनल टू ईच एल्फा 1 to एल्फा m। गामा जो होगा प्रत्येक एल्फा 1 से लेके एल्फा m तक के वेक्टर के लिए क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। पहला पार्ट तो सर मेरा इसका प्रूफ हो गया। अब मैं इसके सेकंड पार्ट के लिए आता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। सेकंड पार्ट को अगर मैं उठाता हूँ तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं डेल्टा ले लेता हूँ मैं कोई वेक्टर, ठीक है। डेल्टा इज एनी वेक्टर
डेल्टा इज एनी वेक्टर, ठीक है, कहाँ, इन एल एस। वो क्या सेकेंड पार्ट को क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये गामा जो होगा ना वो प्रत्येक अल्फा के साथ तो होगा ही होगा। अगर आप किसी वेक्टर को एल एस में से उठाते हो ना तो ये गामा जो है उस वेक्टर के साथ भी ऑर्थोगोनलिटी शो करेगा। एल एस का मतलब क्या होता है, एल एस में से आपने डेल्टा उठाया, डेल्टा बिलोंग्स टू एल एस का मतलब क्या हुआ, एस के फाइनाइट मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में आप इसको लिख पा रहे होंगे। फाइनाइट वर्ड को ध्यान दीजिएगा सर, आई इज इक्व टू 1 to m ए आई एल्फा, इस तरीके से डेल्टा को ऐसे लिख पा रहे होंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो डेल्टा गामा जो होगा वो इस डेल्टा के साथ भी ऑर्थोगोनलिटी दिखा रहा होगा। देखिए गामा, इसको कैसे लिखूंगा मैं, गामा कॉमा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m ए आई एल्फा आई। सर वो बार वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। बार वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, वो एल्फा कॉमा ए बीटा प्लस बी गामा को जब हम लिखते थे तो क्या कहती थी वो प्रॉपर्टी, ए बार ऑफ एल्फा कॉमा बीटा प्लस बी बार ऑफ एल्फा कॉमा गामा। तो यहाँ पे लगाते हैं, ए तो है नहीं यहाँ पे, इसी का बार लिखेंगे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m ए आई बार, और अंदर क्या बचेगा, गामा कॉमा एल्फा आई। और एल्फा आई कहाँ से उठा रखा है आपने, उस सेट से उठा रखा है, एल्फा आई इज मेंबर ऑफ एस। और अभी आपने पढ़ रखा है ये वैल्यू कितनी है, ये प्रत्येक के साथ ऑर्थोगोनलिटी दिखा रहा है, तो ये कुछ भी आ जाए सर, आई इज इक्व टू 1 to m, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इनटू यहाँ से भी स्केलर 0 मिलेगा, तो टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो गामा है ना, ये गामा जो है वो सब स्पेस का मेंबर आपने उठाया, एल एस का मेंबर उठाया, कौन, एल एस का जब आप मेंबर उठाते हैं डेल्टा तो उसके साथ भी ऑर्थोगोनलिटी दिखा रहा है ये गामा, ठीक है। गामा तो हम कह सकते हैं गामा इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर डेल्टा इन एल एस, देयरफॉर गामा इज ऑर्थोगोनल टू एल एस। तो गामा जो हो जाएगा ऑर्थोगोनल हो जाएगा एल एस के। यही पार्ट तो प्रूव करना था आपको, सेकेंड पार्ट में यही करना था, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जरा इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हम, ये ऑर्थोनॉर्मल की कहानी हमारे पास यहीं पे ख़त्म हुई। ऑर्थोनॉर्मल की कोई थ्योरम और बची है तो देखते हैं इसमें, ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुछ और बचा है, हाँ एक थ्योरम और दिख रही है इसमें, इसको भी कर लेते हैं। ये क्या कहना चाह रही है थ्योरम, पढ़ते हैं इसको। एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, ये हमने ऑर्थोगोनल सेट में भी पढ़ा था सर, यही थ्योरम हमने ऑर्थोगोनल सेट में भी पढ़ी थी। अब हमें यहाँ पे सेट क्या दे दिया गया है, ऑर्थोनॉर्मल सेट दे दिया गया है, तो इसका प्रूफ भी वैसे ही होगा। लेट एस बी एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट, क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट, एस कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अगर कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट है एस, ठीक है, एस कोई क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर, वेक्टर इन कहाँ पे, आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस में, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी। एक सेट लेता हूं मैं S1, लेट S1 जो कि ये क्या है, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा m वेक्टर्स को रखता है, और फाइनाइट है, दिख रहा है आपको, m डिस्टिंक्ट वेक्टर को रखता है। किसका सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ s का सबसेट उठा लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको ऑर्थो ये इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के बराबर रखते हैं, और फिर स्केलर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इनका, तो लीनियर कॉम्बिनेशन J इज इक्व टू 1 to m CJ अल्फा J, ठीक है।
तो ये सी जे अल्फ़ा जे का मतलब क्या हुआ, C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस अप टू एन सॉन CM अल्फ़ा M इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रत्येक के जो कि किसके बीच में लाई करता है 1 से लेके M तक, उसके लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ, मुझे करना क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रख के सारे स्केलर्स को 0 प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं प्रोसीजर क्या अप्लाई करता हूँ, J इज इक्वल टू 1 to M, ये तो है ही मेरे पास CJ कॉमा अल्फ़ा J, और प्रत्येक अल्फ़ा के, ये के कहाँ से कहाँ तक लिया गया है आपको पता है, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो जब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो CJ बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा J अल्फ़ा के। सर यही क्यों कर रहा हूँ मैं प्रूव करते समय, क्योंकि मुझे सेट ऑर्थो नॉर्मल दिया है तो उसकी कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना मेरे को। मैं जानता हूँ इतना, ये चीज़ को लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखते हैं, इससे कुछ बनना है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमने ये प्रोसीजर अप्लाई करा ऑर्थोनॉर्मल का। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलनी है वो मिलनी है J इज इक्वल टू 1 to M, J CJ तो ये मिला, और इसको डेल्टा JK लिख देता हूँ मैं। और आप जान रहे हैं ये डेल्टा JK का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा J अल्फ़ा K इज इक्वल टू डेल्टा JK लिखा मैंने। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है जब J बराबर आपका K होगा, और 0 होती, सॉरी हाँ, जब J और K डिफरेंट होंगे, क्योंकि सेट ऑर्थो नॉर्मल दिया है। तो ये दे क्या देगा आपको, डिफरेंट वाले 0 हो गए, तो यहाँ से खाली क्या मिलना है, CJ मिलना है आपको। क्या मिलना है, CJ मिलना है। ठीक है, CJ, या उसको हम J इज इक्वल टू K के लिए ना, तो CK मिलेगा ना, CK। ठीक, K के फॉर्मेट में लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे इस टोटल वैल्यू को CK के इक्वल प्रूव कर लिया। अब इस कंडीशन को मैं 0 वेक्टर के बराबर रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये 0 वेक्टर कॉमा अल्फ़ा के, 0 वेक्टर कॉमा अल्फ़ा के, CK तो हमने यहाँ से इसको इस तरीके से लिखा। तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। कहाँ से आई ये, क्योंकि हमने ये इस कंडीशन को 0 के बराबर लिया है ना। देखिए CJ अल्फ़ा J इज इक्वल टू 0 लिया है, तो उस कंडीशन से 0 वेक्टर जब मैंने इसको रखा, तो यहाँ से ये वैल्यू तो 0 आ रही है, यहाँ से ये वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन इससे अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको, तो CK आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं हुआ सर, CK इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 फॉर ऑल K जो कि आपका 1 से M तक लाई करता है। तो अगर ये CK 0 आ गया, तो इसका मतलब S1 क्या हो गया, S1 को सर मैंने S1 को प्रूव किया, S1 क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो S1 तो मेरा आर्बिट्री सबसेट है। किसका आर्बिट्री सबसेट है, S का। कोई भी आर्बिट्री सबसेट S का आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये हुआ इसके जितने भी सबसेट हैं सब अलाइ हैं। अगर इसके सारे सबसेट अलाइ हैं, तो सर क्या ये सेट भी अलाइ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेट कैसा था, ऑर्थोनॉर्मल था। हमने कैसे प्रूव कर दिया उसको, ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव कर दिया। क्या लेके प्रूव करा, उसका एक सबसेट लिया, उस सबसेट को ऑर्थोनॉर्मल प्रूव कर दिया। क्योंकि वो सबसेट है आर्बिट्री, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऑर्थोनॉर्मल की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, तो ज़रा सा हम आगे जब बढ़ेंगे इसमें, तो एक आगे जो टॉपिक है वो है हमारा, इसी में देखते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस टॉपिक पढ़ना है। एक्चुअली हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं, हमें पढ़ना है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट टॉपिक। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पहले समझाता हूँ मैं, फिर इसको पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस था। V क्या था, IPS था। IPS किसे कहते हैं आप समझते हैं। ठीक है,
तो S कोई सबसेट है, एनी सबसेट ऑफ V, S इज एनी सबसेट ऑफ V, S कोई सबसेट है V का। तो S कॉम्प्लीमेंट के अंदर S कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से S कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे V के वेक्टर आएंगे, V के वेक्टर आएंगे। ये अल्फा इसका मेंबर है, मतलब ये अल्फा जो होगा आपका V का मेंबर होगा। कब, जब ये क्या करेगा, वो सारे V के मेंबर, मैंने ये स्टेटमेंट गलत लिख दिया, जरा सा इसको देखिएगा, दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। क्या कहा, V के S में कुछ मेंबर थे, मान लेते हैं S में ये मेंबर थे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू एन वन, अल्फा n तक के मेंबर थे। तो V में तो बहुत सारे मेंबर होंगे, ये V का ही कोई सबसेट है, तो V के वो सारे मेंबर, मान लेते हैं V के वेक्टर हैं अल्फा, बीटा और गामा। तीन ही वेक्टर ऐसे हैं जो इसके प्रत्येक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनलिटी दिखा रहे हैं। ये भी दिखा रहा है सबके साथ, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। तो इनका जो कलेक्शन हो जाएगा ना, बीटा कॉमा गामा कॉमा अल्फा का कलेक्शन जो हो जाएगा, वो मेरे S कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि V के वो सारे मेंबर का कलेक्शन जो S के प्रत्येक S के प्रत्येक मेंबर के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो करे। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। तो उनका कलेक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, S कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, S कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ। अब समझते हैं इसको, ये यही कह रहा है V कोई ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और S कोई सेट है V का। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S रिटन एज S, ये लिखने का तरीका है। S परपेंडिकुलर भी पढ़ेंगे इसको, और कैसे डिफाइन करेंगे, S परपेंडिकुलर वो सारे अल्फा का कलेक्शन है। अल्फा किसके मेंबर है, V के। V के वो सारे मेंबर जो S के प्रत्येक मेंबर के साथ ऑर्थोगोनलिटी दिखाते हैं, तो उसको आप क्या कह दोगे, S कॉम्प्लीमेंट। सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर V विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन S, मतलब V के वो सारे वेक्टर जो S के प्रत्येक मेंबर के साथ, मान लेते हैं V के तीन ही मेंबर ऐसा काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं, S के हर एक के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो कर रहे हैं। अन्य किसी जो अन्य मेंबर हैं, कोई हो रहा है S में, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 वेक्टर हैं। V के केवल तीन ही वेक्टर ऐसे हैं जो इसके साथ भी, इसके साथ की, इसके और इसके साथ भी ऑर्थोगोनलिटी शो कर रहे हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अन्य मेंबर कोई इसके साथ कर रहा है, कोई इसके साथ कर रहा है, इसके साथ नहीं कर रहा है। अगला वेक्टर ऐसा है, इसके और इसके कर रहा है, इसके नहीं कर रहा है, तो वो नहीं आएंगे। तो कितने मेंबर आएंगे वो मैंने बता दिया आपको, वो सारे मेंबर का कलेक्शन जो कि प्रत्येक मेंबर के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं, और वो उसका कलेक्शन S कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। अब अगली थ्योरम देखिए, थ्योरम इसी पे बेस्ड है। S के ये डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा, S कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन इतनी है। अब जो अगला मेरे को ये बता रहा है थ्योरम, वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। S be any set of vector in an inner product space V, S कोई सेट है, देन S कॉम्प्लीमेंट इज सब स्पेस ऑफ V। S परपेंडिकुलर भी कहेंगे सर इसको, वो सब स्पेस होगा V का, आपको दिखाना है। तो कैसे सब स्पेस होगा, प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सब स्पेस होने की कंडीशन क्या होती है सर, पहले तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी मुझे इसकी, सॉरी S कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन आती है सर, वो सारे V के मेंबर का कलेक्शन आता है सच दैट, जो कि प्रत्येक बीटा कहाँ से लिया गया है, फॉर बराबर 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू S के प्रत्येक मेंबर के साथ जो ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं वो आते हैं S कॉम्प्लीमेंट में। सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा S नॉन एम्प्टी। सिंस जीरो वेक्टर मैंने पढ़ा रखा आपको कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हर एक के साथ ऑर्थोगोनलिटी दिखाता है और ऑल बीटा के साथ दिखाएगा, बीटा बिलोंग्स टू S। तो इसका मतलब क्या हुआ, S कॉम्प्लीमेंट तो नॉन एम्प्टी मिल गया, नॉन एम्प्टी। सबसे पहले तो आपको यही प्रूफ करना पड़ेगा ना, वो नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट हैं। अब अगर एलिमेंट हैं तो मैं इसमें से एलिमेंट उठा सकता हूँ। अब आप दो
फील्ड के मेंबर उठाओ, उसके क्रॉसपॉन्ड 2 वेक्टर उठाओ, गामा और डेल्टा, किस में से, एस कॉम्प्लीमेंट में से। तो ये गामा कॉमा डेल्टा सच दैट एस कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हैं, तो गामा भी बीटा के साथ ऑर्थोगोनलिटी दिखाएगा और डेल्टा भी बीटा के साथ ऑर्थोगोनलिटी दिखाएगा फॉर ऑल बीटा, जो कि किस में से उठाया गया है, आपके एस में से। डेफिनेशन कहती है मेरे से, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अब सब स्पेस की कंडीशन क्या होती थी, ए अल्फा प्लस बी बीटा कहते थे ना हम। ए अल्फा प्लस बी बीटा यदि किसी डब्लू में बिलोंग कर गया तो डब्लू सब स्पेस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से मुझे दिखाना पड़ेगा ए डेल्टा प्लस बी, ए गामा प्लस बी डेल्टा, ठीक है। ए गामा मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ए गामा प्लस बी डेल्टा भी जो है प्रत्येक बीटा के साथ ऑर्थोगोनल होना चाहिए। बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी बताओ क्या होगा, ए ऑफ गामा कॉमा बीटा प्लस बी ऑफ डेल्टा कॉमा बीटा। किससे लिखा मैंने, बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी इन आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस में लीनियरिटी प्रॉपर्टी यही तो कहती है। और ये आपने एस कॉम्प्लीमेंट में से वेक्टर उठा रखे हैं, तो ये इन प्रॉपर्टी को तो रख ही रहे हैं ना। तो a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 बराबर 0 आ गया। अब आप देखिए ये a गामा प्लस b डेल्टा ने भी प्रत्येक बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू s के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो कर दी। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं ना यहाँ से कि a गामा प्लस b डेल्टा बिलोंग कर जाएगा s कॉम्प्लीमेंट में। जैसे ही ये s कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करा तो s कॉम्प्लीमेंट आपका सब स्पेस हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा s कॉम्प्लीमेंट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए इससे आगे बढ़ते हैं जरा सा। s कॉम्प्लीमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं s कॉम्प्लीमेंट के बाद आगे की कंडीशन क्या है, डबल कॉम्प्लीमेंट है। इसको भी पढ़ लेते हैं। s डबल कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, देखिएगा वही डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई ना, ये वही है और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर मैंने वहाँ क्या कहा था, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर वी के वो सारे मेंबर होते हैं जो कि प्रत्येक बीटा के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो करेंगे, और ये बीटा किसका हो जाएगा, एस का हो जाएगा। अब यही डेफिनेशन यहाँ क्या हो जाएगी, इस एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे वी के मेंबर होंगे जो प्रत्येक बीटा के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो करेंगे, और ये बीटा आप किसका मेंबर हो जाएगा सर, एस कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। यहाँ किसका था ये बीटा, एस का था। अब यहाँ किसका हो जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। तो आप जिस प्रकार ऊपर पढ़ाई थी डेफिनेशन, उसी प्रकार ये भी होगी। देखिए एस बी एनी सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस बी, एस कोई सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस बी का, देन एस कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ वी होगा। एस कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा वी का। वी डिफाइन एस तो होता ही है एस कॉम्प्लीमेंट वी का, क्योंकि उसके अंदर वी के ही एलिमेंट आते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं एस कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एस डबल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए लिखी है, वो सारे वी के मेंबर जो प्रत्येक बीटा के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं, जहाँ पे आपका बीटा जो होगा किसका मेंबर होगा, बीटा जो मेंबर आप उठाएंगे तो वो मेंबर किसका होगा बताइए, एस कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। पहले केस में वो बीटा किसका मेंबर था, एस का, तो इस केस में वो बीटा किसका मेंबर हो जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट का मेंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये तो एस, तो ये भी सब स्पेस होगा सर, ये भी जो होगा वी का सब स्पेस होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एस कॉम्प्लीमेंट था ना, वैसे ही ये भी होगा। अगर प्रूव करने के लिए आए तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं जरा सा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इसका रीजन भी दो कह रहा है, अपना आंसर को, आपके आंसर को जो सपोर्ट करे उसका रीजन भी दो। एल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस। यूनिटरी और
यूक्लिडियन किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं। एल्फा इज परपेंडिकुलर टू एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फ्रॉम वी, देन एल्फा बराबर 0 होगा। ठीक है, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो रीजन 2 कह रहा है। हमने क्या कहा, ये कहना क्या चाह रहा है, एल्फा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की बात कर रहा है। अगर ऐसा है एल्फा इज परपेंडिकुलर टू एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो उस केस में अगर एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के साथ एल्फा परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब है एल्फा प्रत्येक एल्फा आई के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, पर ऑर्थोगोनलिटी शो करे वी के वो सारे मेंबर्स का कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ इनके साथ कह रहा है ये सेट आपको दिया है। कैसा सेट दिया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का। मान लेता हूँ वो सेट मुझे जो दिया है, सर ध्यान दीजिएगा, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सोन अल्फा n, ये एल सेट है। यदि अल्फा इन सब के साथ ऑर्थोगोनलिटी शो करता है, ऑर्थोगोनलिटी तो कह रहा है, देखिएगा परपेंडिकुलर का मतलब ऑर्थोगोनली हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि वो अल्फा को 0 होना पड़ेगा। सर को एक स्टेटमेंट में यहाँ पे यूज करूंगा, एन डायमेंशनल स्पेस है, प्रत्येक एन डायमेंशनल वेक्टर यूनिटरी वेक्टर स्पेस का इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता है। सर ध्यान दीजिए, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता है। ये मैंने कहा कि एस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है, वो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस कहती है सर ऐसा। ठीक है, और हम जानते हैं प्रत्येक वेक्टर आप अल्फा को वी का, जो कि अल्फा किसका मेंबर है, वी का, प्रत्येक वेक्टर वी का उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सोन an अल्फा n। मैंने कहा ये बेसिस है, बेसिस होगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगी। ठीक है, अब मुझे एक्चुअली दिखाना क्या है, ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है अल्फा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल है, तो उस केस में अल्फा 0 वेक्टर होगा, प्रूफ करो कह रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ, ये जो अल्फा है, अल्फा जो है आपका ऑर्थोगोनल टू अल्फा, अल्फा को हमने क्या लिखा, ये अल्फा ऑर्थोगोनल टू, वो कंडीशन दिखाते हैं हम। ये देखिए अल्फा इज कॉमा अल्फा निकाल के दिखाता हूँ मैं। अल्फा कॉमा अल्फा जब मैं निकालूंगा तो अल्फा कॉमा अल्फा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, a1 अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n कॉमा अल्फा बराबर, जब हम निकालेंगे तो a1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं, अल्फा 1 कॉमा अल्फा प्लस a2 अल्फा 2 कॉमा अल्फा अप टू एन सोन an अल्फा n कॉमा अल्फा। अब इसकी कंडीशन का यूज करते हैं। n वेक्टर लिए थे ना मैंने, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बेसिस है, ठीक है, ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी है, ये सब के साथ ऑर्थोगोनलिटी दिखा रहा है, ये बोल रहा था मेरे से। तो दिस इज इक्वल टू a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 0, क्योंकि ये सब ऑर्थोगोनल है, बोला है उसने, प्लस डॉट डॉट an इंटू 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अल्फा कॉमा अल्फा 0 आ रहा है, सर अल्फा कॉमा अल्फा 0 तभी आता है जब अल्फा बराबर 0 वेक्टर होता है। तो यही कह रहा था, अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ता हूँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस, अल्फा कोई एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस का वेक्टर है। अगर कोई एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसकी एक बेसिस होती है, एन डायमेंशनल है तो उसकी बेसिस में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। ध्यान दीजिएगा कैसी होगी, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस कहती है। तो इसमें एन वेक्टर्स को रखने वाली बेसिस होगी। ये हमने कहा कि ये बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही है वो, ठीक है, बेसिस है तो बिना एल आई के नहीं हो सकती है। अब और हम दूसरी कंडीशन ये जानते हैं कि प्रत्येक वेक्टर वी का, ये अल्फा मेंबर है मेरे वी का, प्रत्येक वेक्टर वी का उसके बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, हमने ये भी पढ़ रखा है। अब मैं अल्फा कोमा अल्फा को इस कंडीशन को लगा के निकालता हूँ, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाता हूँ। तो ये क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0 दिया है इसने, तो यहाँ से 0 मिल गया मुझे। अल्फा कोमा अल्फा 0 तभी आता है जब आपके पास अल्फा जो हो 0 वेक्टर हो, ठीक है, यही प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्या कहना चाह रहा है, इसको भी समझते हैं। ये कहता है, ये क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दैट इज अल्फा कोमा बीटा इज ऑर्थोनॉर्मल सेट।
ऑर्थोगोनल भी हैं और यूनिट भी हैं तो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस की डेफिनेशन तो हम जानते हैं, डी ऑफ एल्फा कॉमा बीटा जो होता है वो होता है नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा के, नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा के होता है। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है डिस्टेंस ऐसी, जो कंडीशन दी है उसका यूज करेंगे हम, एल्फा माइनस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एल्फा माइनस बीटा, और इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हम इसको भी कर चुके हैं, एल्फा कॉमा एल्फा माइनस बीटा, ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, आप लिखेंगे बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, माइनस क्या आएगा बीटा कॉमा एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, फिर बार वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, तो एल्फा कॉमा एल्फा माइनस एल्फा कॉमा बीटा, फिर माइनस बीटा कॉमा एल्फा और प्लस बीटा कॉमा बीटा। ठीक है, ये मिलेगा। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल अल्फा बीटा जीरो, बीटा अल्फा भी जीरो होगा, अल्फा बीटा जीरो होता है तो बीटा अल्फा भी जीरो होगा ना। तो यहाँ से मिलेगा मुझे नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये हैं यूनिट वेक्टर दिए हैं, नॉर्म ऑफ एल्फा बराबर आपको 1 दी है, तो दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ये भी वैल्यू 1 आएगी, ये भी वैल्यू 1 आएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये क्या आया, एल्फा माइनस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर यदि 2 आ गया तो एल्फा माइनस बीटा का जो नॉर्म हो जाएगा सर ना, वो √2 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा इसकी डिस्टेंस हमेशा कितनी आएगी, √2 के बराबर आएगी, इसकी कितनी आएगी √2 के बराबर। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर आगे